हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है 6 और 7 सितंबर को। तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है ये है राखीगढ़ी। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन है गाइस कि मोहनजोदड़ो में खोजा गया महान स्नानगार किसका उदाहरण है? द ग्रेट वर्थ फाउंड इन मोहनजोदड़ो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सार्वजनिक स्नान, व्यक्तिगत स्नान, पूजा स्थल या फिर जलाशय। तो मोहनजोदड़ो में खोजा गया महान स्नानगार जो है ना, ये सार्वजनिक स्नान का उदाहरण है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? युद्ध के प्रकार, धार्मिक अनुष्ठान, जनसभा की संस्थाएं, शिक्षण संस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? जनसभाएं, जनसभा की संस्थाएं। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, ये हमारी पहली क्लास है। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच वेदा इज द गायत्री मंत्र फाउंड। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र जो है ना गाइस, ये ऋग्वेद में मिलता है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमोन, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुबनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर। तो मेरे प्यारे बच्चों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ना सारनाथ में दिया था। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध ग्रंथ में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द अष्टांगिक पथ इन बुद्धिज्म? अहिंसा का पालन, सत्य बोलना, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त करना। तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य है निर्वाण प्राप्त करना। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर उवार? वैशाली, कुंडग्राम, पाटिलपुत्र, राजगृह। तो महावीर स्वामी का जो जन्म जो है ना ये कुंडग्राम में हुआ था। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो सातवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने माने जाते हैं? 22, 24, 26 या 10। तो जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 माने जाते हैं। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आठवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? विच रेगुलेशन डिड अशोका एडॉप्ट आफ्टर द कलिंग वॉर? वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, तो अशोक के शिलालेखों का पढ़ने का जो श्रेय है जेम्स प्रिसेप को जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत या ब्राह्मी? क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख जो है ना, ये प्राकृत भाषा में है। तो 10वें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 10वें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समुद्रगुप्त के शासन काल का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरण लेख, अजंता लेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। समुद्रगुप्त के शासन काल का वर्णन जो है ना प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? विच टाइटल वाज गिवन टू चंद्रगुप्त द्वितीय? विक्रमादित्य, महाराजाधिराज, अशोक प्रिय, धर्मराज। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? बाणभट्ट, चाणक्य, अश्वघोष, कालिदास। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर्षवर्धन की जो जीवनी है ना बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे? तराइन का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान जो है ना तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1191 में हुआ था। अच्छा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? अगर आप लोगों से ये पूछा जाए, चंदेरी का युद्ध जो है ना 29 जनवरी वर्ष 1528 को हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए, तराइन का जो युद्ध हुआ था वर्ष 1191 में, और चंदेरी का जो युद्ध है शॉर्ट में आप लोग देख लीजिए 29 जनवरी 1528 को हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वर्ष 1192 में हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध? देखिए, पानीपत का जो पहला जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कब हुआ था? ये हुआ था 21 अप्रैल वर्ष 1526 में, और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध वर्ष 1556 में 5 नवंबर 1556, पूरी डेट याद कर लीजिए, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? वर्ष 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वर्ष 1191 में, ये किनके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। लेकिन तराइन का जो द्वितीय जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, इल्तुतमिश वाज ए रूलर ऑफ विच डिस्टेंटी? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? लोदी वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश या तुगलक वंश? तो मेरे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश जो है ना ये गुलाम वंश का शासक था। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1565, 1571, 1582, 1590। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना वर्ष 1582 में की थी। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड शिवाजी रिसीव द टाइटल ऑफ छत्रपति? शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? 1664, 1674, 1684, 1694। तो मेरे प्यारे बच्चों, शिवाजी को छत्रपति की जो उपाधि है ना, 1674 में मिली थी। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? हु अरेस्टेड बहादुर शाह जफर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? जनरल हडसन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, कर्नल निकोलसन। तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को जनरल हडसन ने गिरफ्तार किया था। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा, व्हाट वाज द मेन केसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक असंतोष, सैनिक असंतोष, राजनीतिक असंतोष, उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ये सभी, यानी उपरोक्त सभी। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 20वां क्वेश्चन हमारा है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो स्थायी बंदोबस्त जो है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में लागू की गई थी। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वेयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे, मुंबई, कोलकाता या मद्रास? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना, मुंबई में हुई थी। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे W.C. बनर्जी। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखेगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो मेरे प्यारे बच्चों, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 24वां क्वेश्चन देखेगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905, 1907, 1911। तो बंगाल विभाजन जो है ना, वर्ष 1905 में हुआ था। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920, 1930, 1935, 1942। तो मेरे प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, वर्ष 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, फ्रॉम वेयर डिड गांधी बिगन द दांडी मार्च? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? अहमदाबाद, पोरबंदर, वर्धा, साबरमती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है ना, साबरमती से की थी। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। तो मेरे प्यारे बच्चों, गांधी इरविन समझौता जो है ना, वर्ष 1931 में हुआ था। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद? इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां।
तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा जो है ना, ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन देखेगा, काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1921, 1925, 1927, 1929। तो काकोरी कांड जो है ना वर्ष 1925 में घटित हुआ था। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्लास को तो देख लेते हो लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम कहाँ फेंका था? सेंट्रल असेंबली, हाई कोर्ट, सिक्योरिटिस्ट, रेलवे स्टेशन। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम जो है ना सेंट्रल असेंबली में फेंका था। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गैस 31वां क्वेश्चन देखेगा। 31वां क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड चंद्रशेखर आजाद डाई? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कानपुर, झांसी, इलाहाबाद या दिल्ली? तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है ना इलाहाबाद में हुई थी। कौन से पार्क में हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज ए की फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी प्रमुख विशेषता थी? पूर्ण स्वतंत्रता, संघीय योजना, द्वैध शासन, पंचायती राज। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी प्रमुख विशेषता थी? संघीय योजना। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी? 8, 11, 14 या 17? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कुल 11 प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34वां, कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? वंदे मातरम, करो या मरो, जय हिंद, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य नारा था ये था करो या मरो। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 23 मार्च 1931। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस्टेब्लिश द आईएनए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है ये कहाँ पर स्थापित की थी? सिंगापुर, जर्मनी, बर्मा या जापान? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज जो है ना सिंगापुर में स्थापित की थी। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय? तो मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली चलो का जो नारा है ना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएनए? यानी आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिशों से समझौता, समाज सुधार, भारत की स्वतंत्रता, विदेशी व्यापार? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज किल्ड बाय द चाफेकर ब्रदर्स? किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या चाफेकर बंधुओं ने की थी? कर्जन, सॉन्डर्स, रेड, ह्यूम? तो किसने की थी? रेड ने की थी। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, सुभाष चंद्र बोस ने किस रेडियो से दिल्ली चलो का नारा दिया था? फ्रॉम विच रेडियो स्टेशन डिड नेताजी गिव दिल्ली चलो स्लोगन? बर्लिन रेडियो, टोक्यो रेडियो, सिंगापुर रेडियो, रंगून रेडियो?
तो सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो से दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ द गंगा रिवर। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, गोमुख, मानसरोवर, बद्रीनाथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है यह है गोमुख। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फ्रॉम विच लेक डज द सतलुज रिवर ऑर्गनाइट। सतलुज नदी किस झील से निकलती है? बुलर झील, मानसरोवर झील, चिल्का झील या पौगोंग झील। तो सतलुज नदी जो है ना ये मानसरोवर झील से निकलती है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, पारादीप, विशाखापत्तनम या कोचीन। तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है मेरे प्यारे बच्चों ये है विशाखापत्तनम। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखेगा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, सिरलाटुंग, नीलकंठ, त्रिशूल। तो अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है यह है गुरु शिखर। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 45वां, विच रिवर डज नॉट फ्रॉम ए डेल्टा इन इंडिया। कौन सी नदी भारत में डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी। कौन सी नदी भारत में डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है ना ये भारत में डेल्टा नहीं बनाती। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 46वां क्वेश्चन देखेगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? विच इंडियन स्टेट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। मेघालय, केरल, सिक्किम या असम। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है ना ये मेघालय राज्य में होती है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, फ्रॉम विच डायरेक्शन टू मानसून विंड्स एंटर इंडिया। मानसून हवाएं किस दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो मानसून हवाएं जो है ना गाइस ये दक्षिण पूर्व से भारत में प्रवेश करती हैं। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा। इन विच स्टेट इज द डेजर्ट मेनली लोकेटेड। तो थार मरुस्थल जो है ना ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट केन्या, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट अल्ब्रुस। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित या मिश्रित। तो दक्कन का जो पठार जो है ना ये आग्नेय चट्टानों से बना है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुंद्रेमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कुंद्रेमुख इज फेमस फॉर विच मिनरल। बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क या तांबा। तो कुंद्रेमुख जो है ना गाइस ये लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द हिमालय। वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवसादी पर्वत, अवरोधी पर्वत। तो मेरे प्यारे बच्चों हिमालय जो है ना ये एक वलित पर्वत है। तो 52 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर।
भारत में सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो भारत में सबसे अधिक वन आच्छादित राज्य जो है ये है मध्य प्रदेश। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखेगा, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? कावेरी रिवर फ्लो इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो कावेरी नदी जो है ना गाइस, ये तमिलनाडु राज्य में बहती है। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बूलर झील, चिल्का झील, लोथल झील, सांबर झील? तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है मेरे प्यारे बच्चों ये है चिल्का झील। तो 55 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन? भारत का कौन सा राज्य सूर्य की भूमि कहलाता है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है ना ये सूर्य की भूमि कहलाता है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया? भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर? तो भारत में सबसे पहले सूरज जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस देश में ग्रीनविच मीन टाइम GMT लागू हुआ है? विच कंट्री फ्लोस ग्रीनविच मीन टाइम GMT? फ्रांस, यूके, जर्मनी या कनाडा? तो किस देश में लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है मेरे प्यारे बच्चों यूके में। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का मानक समय रेखा किस रेखांश पर आधारित है? तो भारत का मानक समय जो है ना 82.5 डिग्री पूर्व से 82.5 डिग्री ई रेखांश पर आधारित है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में पाई जाती है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1952, 1949? तो मेरे प्यारे बच्चों योजना आयोग की जो स्थापना है ना वर्ष 1950 में हुई। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान? औद्योगिकरण, कृषि विकास, सेवाओं का विस्तार, विदेशी व्यापार? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था कृषि विकास यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो 62वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन विच प्लान वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड? हरित क्रांति की शुरुआत किस योजना में हुई थी? द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चौथी योजना या पांचवी योजना? तो मेरे प्यारे बच्चों हरित क्रांति की जो शुरुआत जो है ना ये तृतीय योजना में हुई थी। तो 63वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सिंचाई, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन। तो 64 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, हु इज नो एज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन, C रंगराजन, वर्गीज कुरियन, राजकृष्ण? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है ना वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था प्रथम चरण में? 1955, 1965, 1969, 1975। तो मेरे प्यारे बच्चों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ना 1969 में किया गया था। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? नीति आयोग, वित्त आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो नीति आयोग ने लिया है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985, 1991, 2000, 1995। तो आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो शुरुआत जो है ना वर्ष 1991 में हुई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हाट इकोनॉमिक क्राइसिस डिड इंडिया फेस इन 1991? वर्ष 1991 में भारत को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था? मुद्रा संकट, भुगतान संतुलन संकट, कृषि संकट, व्यापार घाटा। तो वर्ष 1991 में भारत को भुगतान संतुलन संकट से सामना करना पड़ा था। 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016, 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2018, 1 जनवरी 2015। तो भारत में जीएसटी जो है ना गाइस ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो 70 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट डज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन इन इंडियन कॉन्टेक्ट? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? केवल निजी क्षेत्र, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र, विदेशी पूंजी। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1947 से 1952, 1950 से 1955, 1951, 1956, 1952 से 1957। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी? ग्रीन रिवोल्यूशन वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द विच क्रॉप? चावल, गेहूं, मक्का या दालें। तो हरित क्रांति मुख्यतः जो है ना ये गेहूं से संबंधित थी। तो 73 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? सोल हेल्थ कार्ड स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ना ये कृषि से संबंधित यानी एग्रीकल्चर। तो 74 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेक इन इंडिया? भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया? 2013, 2014, 2015, 2016। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान जो है ना वर्ष 2014 में शुरू किया था। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, राजीव कुमार, अमिताभ कांत, सी रंगराजन। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। तो 76 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? कृषि ऋण देना, छोटे उद्योगों को ऋण देना, मजदूरों को बीमा देना, शिक्षा ऋण देना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? छोटे उद्योगों को ऋण देना। तो 77 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करने वाली संस्था कौन सी है? हु ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
रैंकिंग्स, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करने वाली जो संस्था है ये है वर्ल्ड बैंक। तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, अगले वीडियो में हम लोग हार्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में रोजगार सृजन के लिए 2020 में शुरू की गई योजना कौन सी है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना, स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया। तो भारत में रोजगार सृजन के लिए 2020 में शुरू की गई योजना जो है यह आत्मनिर्भर भारत योजना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान को वर्ष 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो 81वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 82 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो मौलिक अधिकार जो है ना ये भाग 3 में उल्लेखित हैं। तो 83 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का स्रोत कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या कनाडा? तो मेरे प्यारे बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का स्रोत कौन सा है? आयरलैंड। तो 84 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसे सर्वोच्च बताया गया है? संसद, राष्ट्रपति, जनता, न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जनता को सर्वोच्च बताया गया है। तो 85 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब जोड़ा गया? व्हेन वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, 46वें संशोधन या 86वें संशोधन? तो मूल कर्तव्यों को फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन में। तो 86वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है, वे हैं लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो भारतीय संसद के 2 सदनों से मिलकर बनी है लोकसभा और राज्यसभा। तो 87 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है ना गाइस ये ब्रिटेन से ली गई है। तो 88 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? कार्यपालिका नियंत्रण, न्यायाधीशों की नियुक्ति जनता द्वारा, उच्च वेतन और कार्यकाल सुरक्षा संसद द्वारा निगरानी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ना उच्च वेतन और कार्यकाल सुरक्षा के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो 89 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कानून मंत्री? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो 90 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। मौलिक अधिकार, संसद की शक्तियां, विषय सूची, संघ, राज्य और संवर्ती राज्य की सीमाएं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? विषय सूची, संघ, राज्य और संवर्ती। तो 91 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जो है ना 73वें संशोधन के द्वारा दिया गया। तो 92 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, व्हाट इज द मेन फ्यूचर ऑफ द फेडरल सिस्टम? संघीय प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है? केंद्रीकरण, शक्ति का विभाजन, एकल सरकार, न्यायपालिका का अभाव। तो संघीय प्रणाली का मुख्य लक्षण क्या है? शक्ति का विभाजन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? एसपी, जिला जज, जिलाधिकारी या विधायक? तो जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है मेरे प्यारे बच्चों जिला अधिकारी, जिला प्रशासन का। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश 2024 तक हैं? 5, 6, 7 या 8? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 2024 तक कुल 8। तो 95 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? लोकतंत्र और गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, स्वतंत्रता और न्याय, समानता और बंधुत्व। तो संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन में क्या जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 96 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 15 या 18? तो संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी मेरे प्यारे बच्चों 15। तो 97 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 243? उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 214 में है। तो 98 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था किस भाग में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लीजिए पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद क्या है? विच आर्टिकल डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। तो मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 51 ए। तो 100 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।